किसी ने खूब लिखा है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, असली उड़ान तो हौसलों से होती है। धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सर जाता है ना। यानी आपने क्या समझा? उड़ने के लिए तो पंख जरूरी है, लेकिन असली उड़ान पंख से नहीं होती है, हौसलों से होती है। अगर आप में हौसला है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं। रेगुलर करिए, थोड़ा ही सही लेकिन रोज रोज करिए, तो उससे क्या होगा ना कि एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। कभी देखे है ना, एक बूंद बूंद गिरने से एक घड़ा जो है ना वो भी भर जाता है, बूंद बूंद गिरने से। ठीक है, यानी आप रोज रोज पढ़िए, थोड़ा ही सही लेकिन रोज रोज पढ़िए। अब कुछ बच्चे हैं ना इसमें से गायब हो जाते हैं रोज रोज। अब जो सुबह पढ़ाई हुई होगी उनका तो जरूर ही छूट गया होगा और पूरा नहीं होगा। इसीलिए याद रखिए, छूटे नहीं, ध्यान रखना है। चलते हैं, तो ज्यादा समय ना लेंगे। तो मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, जिसके जितने भी दीर्घोत्तरीय हैं इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। बस आपको करना क्या मेरे भाई, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, सामने एक स्टैंड में इसको लगाइए, एक कॉपी और एक कलम रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए। इतना मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हर एक शब्द को आप समझ पाएंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे चीज हम यहीं पर क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बराबर लड़ते हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि आप कैसे समझेंगे कि ये धातु है और ये अधातु है। एकदम बिल्कुल सिंपल रीजन है। अब जितने तत्व है ना सबका पहले तुम परमाणु संख्या याद रखो। क्लियर? परमाणु संख्या याद रख लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसने दिया था? निल्स बोर ने, जिनको कहते हैं हम लोग बोर ब्यूरी योजना। सूत्र क्या है? 2n²। जहां n क्या है भाई? कक्षा है। तब पहली कक्षा तब 2 1²। 2 × 1 बराबर कितनी? 2। 2 कक्षा की जगह पर कितना बिठाओगे? 2। फाइनल हो गया 2, ये हो गया 2 दूनी तो 4 दूनी 2, कक्षा में कितनी? 3। 2 3 3 9 दूनी 2, यहां देंगे 4, तो 2 4 चौका 16 दूनी। अब इसके बाद आगे लगभग अभी तक नहीं होता है, इतनी तक चल रहा है। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में ज्यादा से ज्यादा 8, तीसरी में कितना? चलिए इतना ऐसे लिख दोगे। अगर मान लो कोई ऐसा तत्व है आपके पास जिनकी परमाणु संख्या सपोज दैट 20 है। 20 किसका है मेरे भाई? 20 का। कैल्शियम का है तो 2 8 8 फिर 2। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर आप तो बोले कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। तो 18 तो इसको मिलेगा ही नहीं, 18 को मिलेगा नहीं? मिलेगा। तो इसीलिए इसको कितना देंगे हम लोग? 8 देंगे फिर 2 देंगे। तो अंतिम कक्षा में क्या आया? तो 1 2 3 अगर अंतिम में आ जाए तो समझना वो धातु है। क्लियर? 4 5 6 7 आ जाए तो अधातु है, 8 आ जाए तो अक्रिय है। किसी को दिक्कत? तो अब आपसे वही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु और अधातु, तो आप कहेंगे कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो धातु, और 4 5 6 और 7 हो तो अधातु, और अंतिम में 8 आ जाए तो। किसी को डाउट? समझ गए ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए। अब अगर मान लीजिए जैसे एक तत्व है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चैप्टर नंबर 5 में है, उसको जब हम तोड़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो इतना समझ गए कि धातु अधातु कैसे पहचानेंगे। 1 2 3 रहेगा तो, और 4 5 6 7 रहेगा तो, और अंतिम में रहेगा 8 तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कारण सहित बताइए विद्युत की सुचालक, सॉरी, धातु में विद्युत की सुचालक और अधातु में विद्युत की कुचालक क्यों होती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे किसमें, धातु के भौतिक गुणों में, नहीं पढ़े थे। धातु के कितने भौतिक गुण पढ़े थे हम लोग, 10 गो पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विद्युत की चालकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, द्रव्यनांक और क्वथनांक, घनत्व, आवाज, चमक, पढ़े थे ना। कुल 10 गो पढ़े थे। उनमें एगो ई भी था कि धातु में विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन क्यों, अगर होती है तो क्यों, इसलिए क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। कोई दिक्कत, लिखिएगा धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसीलिए वह विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं। अब फिर आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि इसमें काहे होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, उसमें क्यों नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि धातु जो होती है उसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आसानी से त्याग देते हैं। लेकिन 4 5 6 7 वाला ना त्यागता नहीं है, वो किसी से लेता है। वो किसी से, हम लोग पढ़े थे ना, जिसके अंतिम कक्षा में 7 गो रहेगा वो किसी को देता नहीं है, वो कहता है तुम ही एक आ जाओ। यानी इसमें त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और बंधन भी इसका मजबूत होता है। लेकिन जो धातु है उसमें त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और बंधन इसका क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो आप लिखेंगे कैसे, लिखिएगा धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसलिए धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु में त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बंधन मजबूत होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए विद्युत के, किसी को डाउट, आशा है समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब आपसे क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कह रहा, सुनो, धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। अब देखिए धातु के तो कई गुण हैं, कितना गुण अभी हम लोग पढ़े, 10 पढ़े। अभी आपको कह रहा है 3 गुण, तो कोई 3 गो लिखिए। पहला जो महत्वपूर्ण है, धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। कोई दिक्कत, विद्युत के भी सुचालक होते हैं और उष्मा के भी क्या होते हैं। हाँ, एक आध अपवाद है, जो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कौन वाला, सीसा, सीसा विद्युत के कुचालक होते हैं, और उष्मा के अच्छा चालक नहीं होते हैं। लगभग उसके बाद जितने भी धातु हैं सब अच्छे सुचालक होते हैं। कोई दिक्कत, और सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछ दिया तो चांदी है मेरे भाई, याद रखना। कौन है, सबसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक, तो चांदी है, याद रखना। सोना भी नहीं है, चांदी है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के किन्हीं 3 गुण। तो सबसे पहला क्या पढ़े हम लोग, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा है धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय याद है ना, क्या होता है, क्या, उसको पीट पीट करके चादर बना। और तीसरा है धातु तन्य होते हैं। किसकी तन्यता सबसे ज्यादा, सोने की, सोना की तन्यता ज्यादा होती है। कितना बताए थे हम लोग, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए समझ गए 3 गो गुण। कौन कौन, पहला विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, अधिक तन्यता होती है। किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। अब आपसे कह रहा है अधातु के कोई 3 गुण लिखिए। तो अधातु के भी हम लोग 10 गुण पढ़े थे भौतिक गुणों में। रासायनिक अलग की बात है, यहाँ पर सीधे कह रहा है गुण, तो हम भौतिक ही लिख देते हैं। तो अधातु के कौन कौन गुण, तो नंबर 1 विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक।
अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी को दिक्कत? नंबर दूसरा, अधातु भंगुर होते हैं। आघात वर्धनीय नहीं, भंगुर मतलब उसको पीटेंगे कि चूर चूर नहीं। आगे, अधातु का घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। क्या निम्न का मतलब क्या होता है? घनत्व मतलब समझ रहे हैं ना? आ? ना 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 ना। अब देखिए, एक छोटा पदार्थ लीजिए, मतलब एक पत्थर ले लीजिए, नहीं, और एक उसी तरह का मिट्टी का एक ढेला ले लीजिए, उतनी बड़ा, दोनों देखने से एक ही जैसा लग रहा, किसका वजन ज्यादा होगा? इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व। अब समझ में आई बातें? घनत्व समझ गए ना, माने वजन, घनत्व मतलब कोई दिक्कत? द्रव्य। तो लिखेंगे अधातु का घनत्व क्या होता है? अब समझ गए? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अधातु के कौन कौन से गुण। तो नंबर एक, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, भंगुर होते हैं, और घनत्व निम्न होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 तक क्लियर हो गया ना सब लोगों को? चलिए 5 नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सुनना। जस्ता कॉपर सल्फेट की विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट की विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों? देखिए क्वेश्चन बड़ा अजब गजब का बात है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, अब इसमें अगर हम जस्ता डाल देते हैं तो इस जस्ता ना सल्फेट से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और कॉपर को क्या कर देता है? लेकिन वहीं हम कह रहा है कि भाई अगर आपके पास जिंक सल्फेट हो पहले से और कॉपर डालेंगे तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा क्यों? सीधी सीधी बात है, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है और जस्ता। अब ये दोनों अच्छे तरह से रह रहे थे, याद है ना? अभी कबाब में हड्डी आ गया कौन? ही है ना? अभी मालूम है ना सौरभ और उसका मुस्कान का कहानी, क्या कितना बढ़िया जिंदगी में जी रहा था, और ये वो झोटैला खून दोनों आ गया बीच में, मामला को डिसमिस कर दिया है ना, बेचारे को मार भी दिया है ना। चलिए जो भी है, तो वही यहाँ कहानी कर दिया। ये जेठन जो है ना बहुत खतरनाक आदमी है, इस यूज से क्या कर लिया? हाँ, ये वो कह रही है कि ब्याह कर लिया। देखिए चलिए आइए किताब की ओर। बात वही है, बात तो वही है। अब क्रिया करके बना लिया कौन सी? अब ऐसा क्यों? सीधा है, इसलिए क्योंकि जस्ता ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है या तांबा वो क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? लिखिएगा जस्ता और कॉपर में, जस्ता और कॉपर में कॉपर कम क्रियाशील है और जस्ता ज्यादा क्रियाशील है। कॉपर सल्फेट की विलयन में जैसे जस्ता डालते हैं, जस्ता ज्यादा क्रियाशील होने के कारण सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। लेकिन जिंक सल्फेट में अगर तांबा डालते हैं यानी कॉपर डालते हैं तो जस्ता ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए वहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे अब। क्वेश्चन नंबर आगे है 6, क्या कहता है सुनो। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। देखिए बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वि माने अधर्म माने वैसे यौगिक जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। एक बार अम्ल का गुण करेंगे और एक बारी भस्म का, यानी कभी कभी अम्ल का गुण और कभी कभी, इसीलिए कहते हैं हम लोग उसको द्विधर्मी। जैसे आप लोग धातु तो पढ़े ना, अधातुओं पढ़े, एक और बीच में होता है, मालूम है कौन सी? उपधातु। उपधातु उसको काहे कहते हैं? कि कौनो धातु वाला गुण रख ले है और कौनो कभी धातु का गुण प्रदर्शित करेगा, कभी क्या? जैसे में आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना। चलिए, तो इसी तरह से यहां पर कह रहा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड जो अम्ल का गुण और भस्म का गुण दोनों गुण प्रदर्शित करे तो उसको कहते हैं हम लोग द्विधर्मी। जैसे में देखिए जिंक ऑक्साइड है, सीसा का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, वो क्या है?
द्विधर्मी के उदाहरण है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। अब देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ना एक क्वेश्चन बड़ा ही भी आए है, बराबर पूछता है, कहेगा धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर बताओ। तब भौतिक गुण तो लगभग सबको याद रहता है, नहीं तो तनिक खोपड़िया में याद रखिएगा। भौतिक का मतलब हुआ जैसे सामान्य गुण जैसे हैं, जैसे धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अधातु के अंतिम में 4 5 6 7। धीरे बोलिए। चलिए दूसरा, धातु विद्युत के क्या होते हैं, अधातु विद्युत के, ठीक है। चलिए आगे, धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधातु के द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, है ना। इसी तरह से धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। नहीं, ये सब कुल बहुत सारे गुण हैं, तो भौतिक गुण लिखना था हमको, लिख देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन इसी में कहता है रासायनिक गुण, थोड़ा सा इसको याद रखना तू लोग, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आपके रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर। नंबर 1 देखना, धातु जल से अभिक्रिया करते हैं जबकि अधातु सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? आप समझे बात को? जैसे एक प्लास्टिक ले लीजिए, उसमें मतलब जल में उसको छोड़ दीजिए, 5 दिन 10 दिन छोड़ दीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन एगो लोहा ले करके पनिया में छोड़ दीजिए 5 दिन नहीं हो, उसके रंग में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी, संक्षारण होगी, जंग लगेगी। कोई दिक्कत? चलिए तो समझ गए कि धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्या रासायनिक गुण है। दूसरा, धातु भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड। जैसे देखिए आपसे एगो पूछता है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय या भास्मिक? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो धातु या धातु, अधातु हुआ, तो अधातु होगा तो अम्लीय या भास्मिक, कौन, तो अम्लीय। देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन ऑक्साइड, वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ये पूछता है। चलिए तो आप समझ गए, यहां तक याद रहेगा। आगे, यह अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालती है और अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, यानी सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया करती ही नहीं है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी, अधातु अम्ल से अभिक्रिया, जैसे पढ़े थे हम लोग, याद है ना, आम वाला नहीं अचार का देखे थे कहानी, क्या कि जैसे हमारी अनुष्का की मम्मी क्या की, आम काट के रख दिया, बोली कि किसमें रखना है, प्लास्टिक वाला डब्बा में, आई गई या टीना वाला डोल में रख दी, भर रात में पूरा जंग जो है उसको क्या कर दिया, लग गया, सुबह सुतले में 4 चमेटा लगाई फिर ना, आया था, याद आ रहा ना भाई, क्या हुआ इसे, क्योंकि धातु जो होती है ना वो अम्ल से अभिक्रिया करती है, वो संक्षारण होती है, जंग लगता है, लेकिन अधातु यानी प्लास्टिक अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। कोई दिक्कत? अगर धातु करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा, अधातु अभिक्रिया करती ही नहीं तो कोई गैस। चलिए आगे, धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जबकि अधातु ऋणायन बनाते हैं। अब कहिएगा कैसे, तो याद है ना, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देता है, तो देगा तो उस पर कौन आवेश, और लेगा तो कौन आवेश। अब एक लड़की कह रही है कि सर जी ये कैसे, हमको ना समझ में आया, भुला गए हैं, तो चलिए एक बार देख लीजिए। देखिए Na सोडियम परमाणु संख्या कितनी है, तब पहली में 2, दूसरी में 8 है, 1 नहीं, इसका 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन। अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको कितना हो गया, अब प्रोटॉन कितना हो गया, तो ये धनायन हो गया, क्योंकि धन प्रोटॉन धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन तो ऋण कम गया, धन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। अब मान लीजिए क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, एक ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, अब तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो ये हो गया कौन चीज, ऋणायन।
अब समझ में आई बात ना। तो धातु क्या बनाते हैं, धनायन, अधातु क्या बनाते हैं, किसी को डाउट? चलिए, और यह अपचायक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, उपचायक। अब अपचायक उपचायक समझते हैं ना, ऑक्सीकरण अवकरण। तो अधातु जो होती है वो होता है ऑक्सीकरण, अधातु होता है अवकरण। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? अवकरण माने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना, ऑक्सीजन से अलग होना। इसमें होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। किसी को दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के। तो एक नजर और देख लीजिए, धातु के अगर भौतिक गुण कहेगा तो लिखेंगे धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, धातु विद्युत के, धातु आघात वर्धनीय तन्य, धातु का घनत्व, यह उष्मा के भी सुचालक होते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इसको पीटने पर एक आवाज होती है, एक विशेष चमक होती है। कोई दिक्कत? अधातु में लिखेंगे इसके अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, यह कुछ विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा के भी कुचालक होते हैं। अधातु भंगुर होती है, इनका घनत्व कम होते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, पीटने पर आवाज नहीं होती है, चूर चूर हो जाती है, नहीं इसमें कोई विशेष चमक, लेकिन एगो में चमक होती है, मालूम है ना? कौन सी में चमक होती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, ये 2 अधातु हैं, लेकिन ओकरे में चमक होती है। ऑब्जेक्टिव में है ना, याद रखिएगा। पूछता है कि आयोडीन में कौन धात्विक गुण पाया जाता है, तो चमक, सबसे ज्यादा चमक उसमें होती है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। नंबर क्वेश्चन 8 देखो, वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है? अब याद है ना आपको? अब विशेष इसको हम समझा देते हैं मौखिक में कि वैद्युत अपघटनी से धातु का शोधन कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, प्लेट, कोई दिक्कत? और इसमें एक अशुद्ध धातु का प्लेट, जिसे हम लोग कहते हैं एनोड, और एक शुद्ध धातु का प्लेट जिसे कहते हैं कैथोड। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एनोड किसका बना होता है, शुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, तो क्या लिखेंगे? हो गया। या कैथोड किसका बना होता है? लेकिन देखो दोनों एक ही चीज का रहता है, एक के तांबा का रहेगा तो दोनों तांबे का रहेगा, एगो शुद्ध तांबा का एगो अशुद्ध तांबा का। एल्युमिनियम का होगा तो दोनों एल्युमिनियम का होगा, एगो अशुद्ध एल्युमिनियम एगो, ठीक है। और इसके विलियन हम लोग लेते हैं, उसमें किसका लेंगे हम लोग? कॉपर सल्फेट का, CuSO। क्लियर? इसको हम लोग एक बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ दिए, तो अब क्या होगी? धारा प्रवाह होगी, करंट आएगी, नहीं आएगी? तो जैसे करंट आएगी तो CuSO4 क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, Cu अलग हो जाएगी, SO4 अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब यही SO4 एनोड के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी? फिर से CuSO। अब ये Cu फिर बाहर में जब आएगी तो टूट जाएगी, तो Cu चल जाएगी कहाँ? कैथोड पर। देखिए पहले क्या किया, कॉपर सल्फेट हमने दिया तो कॉपर सल्फेट टूट गया, तब बनाया सल्फेट अलग, इस सल्फेट चल गया एनोड के साथ, अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया करके अब फिर से बना दिया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट बन के यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना, और जब विलयन में आया तब फिर से वो टूट गया, फिर इस सल्फेट टूटला तब फिर चल गया ओकरा अंदर में, फिर एक साथ अभिक्रिया करके बाहर आया कि फिर टूट गया। समझ में आई बातें? एगो कहानी याद आ गया। एगो चूहा हमारे घर में था, बहुत दिन पहले की बात है, हम लोग बच्चा थे, बहुत तेज दिमाग का था। जानते हैं, एगो सीसी में ना घी रखा हुआ था, उसको खाने में नहीं बन रहा था, मुंह हार लगाया था नहीं हो रहा था, तो वो बोतल को गिरा दिया नीचे। हमको याद है कब्बे से ही बात, कहानी गिरा दिया तो उसका ढक्कन खुल गया, चोंचार मार के देखा था नहीं हुआ, तो वो क्या करता था, गहे से पुछरी घुसा देता था उसमें, तनी नचार के पुछरी, फिर टेढ़ होकर पुछरी को चाट लेता था।
बहुत देर तक हम देखे उसको, ऐसे करके वो घी खा रहा था। देखिए बड़ा दिमागी लाल था ना रे। तो ठीक वही कहानी यहाँ पर लग रहा है हमको। CuSO4 है ना, ये पहले बिलियन में क्या हुआ, ये टूट गया। ये SO4 कहाँ चला गया, एनोड के साथ। तो ये SO4 फिर Cu से क्या कर लिया, अभिक्रिया किया। अब बाहर जैसे आया तो फिर इसे बना गया CuSO4। ये बाहर आके फिर यही कहानी कर लिया, टूट गया। तब बाहर आके टूट गया, कॉपर को छोड़ दिया और सल्फेट फिर दौड़ चल गया किसके साथ, एनोड के साथ। एनोड के साथ फिर कॉपर से अभिक्रिया किया, फिर बाहर आया तो फिर टूट गया, फिर सल्फेट चल गया किसके पास, एनोड। ये जो कॉपर है वो जा जाके कहां जमा हो रहा है, कैथोड पर। धीरे 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 ये बेचारे क्या हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। गलना, उसका अमलगम नीचे जमा हो जाता है और ये धीरे धीरे मोटाना, मोटाते मोटाते देखिए कि वो कम गया, ये मोटा गया पूरा। तो धारा का प्रवाह कैथोड को बाहर छिल छिल के ऊपर निकाल दिए, वो हो गया 99.9% शुद्ध। किसी को दिक्कत, तब वैद्युत अपघटनी में कैसे कर लिए देख लिए ना, किसी को दिक्कत। चलिए आशा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है, वैसे किन्हीं 3 अधात्विक ऑक्साइड के नाम लिखें जो अम्लीय होता है, जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 3 अधात्विक ऑक्साइड, तो 3 को कोई अधातु वाला ऑक्साइड लो। जैसे अभी अभी पीछे हमने एगो दिखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं पढ़े भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है भाई, 6 है, तो अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, अधातु है। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है ना, 16 शायद होती है। तो 2 8 और अंतिम में क्या जाएंगे, 6 जाएंगे। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको कहिए, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है। अंतिम में कितने जाएंगे, 5, अधातु है। तो अब 3 को कहता है भाई रे तुमको ऑक्साइड लिखो, तो कौन कौन लिख दिए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसी को दिक्कत। अब कह रहा है आपसे 3 को लिखिए जो अम्लीय होता है। अब सीधा सीधा बात है कि अधातु होगा तो अम्लीय होगा कि भास्मिक, अभी पीछे पढ़े ना कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु जब हम लिखिए दिए हैं तो अम्लीय होबे करेगा, क्या हो गया। अब कह रहा है, फिर कह रहा है जल के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होगी। अब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोनिक अम्ल मिलेगा, क्या मिलेगा आपको। अब कहेगा सर जी ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना कार्बोनिक मिलेगा रे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तब क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, क्या मिलेगा। हम लोग पढ़े थे ना क्लास 8 में पढ़े होंगे, नहीं, जैसे हम लोग यहाँ से सल्फर छोड़ते हैं तो सल्फर छोड़े तो वायुमंडल में अभिक्रिया किया, बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ऊपर गया वायुमंडल में तब वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। वही सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे गिरती है तो हमारा वर्षा जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नहीं, कहाँ पढ़े थे, याद है ना कि लाइन मैन एक बाहर में बिजली के तार का मरम्मत कर रहा है, नहीं बारिश के समय, क्या करना उचित है, काहे लागी, क्योंकि वर्षा जल होता है अम्लीय। इस चैप्टर में पढ़े थे ना हम लोग, क्लियर किए थे ना। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सबको, हमको भी याद आ रहा है। चलिए हमें तो बहुत याद आता है। चलिए आगे चलें क्या। क्वेश्चन नंबर देखो मेरे भाई 10, अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि से करेंगे। अब देखो कह रहा आपसे कि अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब कि अरे अयस्क में जो अशुद्धियां होगी उसको अलग करना है ना। सांद्रण करने के कई तरीके थे, तो सांद्रण का मतलब क्या, मतलब कि अशुद्धि को अलग करना, चाहे वो ठोस अशुद्धि हो, वाष्पशील अशुद्धि हो, नहीं, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सांद्रण विधि कहलाता, नहीं कहलाता है। तो लिखेंगे अयस्कों के सांद्रण का अर्थ है अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसे अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। अब प्रश्न रखा है कि सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण हम लोग किस तरीके से करेंगे, तब पहले उसको किस में बदलेंगे हम लोग पढ़े थे, याद है ना, चाहे वो कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो, उसको पहले किस में बदलेंगे, नहीं। अब कहेगा सर जी हमको याद नहीं आ रहा है, अरे भाई नहीं पढ़े थे हम लोग, कैलेमाइन याद है ना, जस्ता का अयस्क था, उसका सूत्र था ZnCl,
CO3। तो CO3 तो कौन ऑक्साइड? कार्बोनेट। तो इसको पहले किए थे निस्तापन, तब बनाए थे जिंक ऑक्साइड। तो कार्बोनेट तो किस में बदले पहले? अब दूसरा एगो था जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड ZnS नहीं, तो इसको हम लोग किससे अभिक्रिया किए थे? ऑक्सीजन से, तब बनाए थे जिंक ऑक्साइड। नहीं बनाए थे? यानी चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो सल्फाइड हो, पहले किस में बदलेंगे उसको? अब तो अब उसको सांद्रण करेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन बात मजेदार नहीं हुआ। मजेदार ये है कि कह रहा है कि सल्फाइड एस का सांद्रण आप कैसे करेंगे? तो सल्फाइड एस करने के लिए जो पहले इसमें किसको करेंगे? भर्जन करेंगे। कौन करेंगे हम लोग? निस्तापन या भर्जन? भर्जन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियां होती है, अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सांद्रण विधि का। अब कहता है कि सल्फाइड एस को पहले हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उसका हम लोग सांद्रण करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? निस्तापन या भर्जन का। तो भर्जन विधि का। कोई दिक्कत? चलिए, इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं 11 नंबर चलते हैं। तो हम लोग 10 तक देख लिए थे। सुनना, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अयस्कों के निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं? यानी निस्तापन किसको कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे अयस्कों की सांद्रण की विधि, नहीं, जिसमें कई विधियां हमने देखा था क्या, जिनमें प्रमुख है हमारा निस्तापन और भर्जन। ये परीक्षा में बराबर लड़ता है क्वेश्चन। निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन भर्जन में क्या अंतर है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना चैप्टर के लिए। तो आपसे पूछता है निस्तापन, तो अयस्कों का हम लोग क्या करते थे? जो कोई कार्बोनेट अयस्क है उसको हम लोग वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? हमें एक शुद्ध ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। देखिए, शुद्ध धातु नहीं प्राप्त होगा, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? जिंक, इसको क्या बोले थे हम लोग? कैलेमाइन। इसको निस्तापित कर दिए थे तो हमें क्या मिला था? जिंक ऑक्साइड मिला था। कोई दिक्कत? तो अभी आपसे पूछ रहा है कि निस्तापन का अर्थ, तो निस्तापन का अर्थ हुआ कि वायु की अनुपस्थिति में, माने हवा नहीं रहेगा और तब गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड एस्क। ये किसके लिए? खास करके कार्बोनेट के लिए। अब भर्जन, वायु की उपस्थिति में, अब हवा रहेगा तब गर्म करेंगे, तो ये फिर क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड एस्क। ये खास करके किसके लिए? तो ऑक्साइड सल्फाइड एस्को के लिए। किसके लिए? जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे, याद है ना, ZnS, इसको क्या बोले थे हम लोग? जिंक ब्लेड। क्या बोले थे? इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिए थे? गर्म कर दिए। तो उपस्थिति में गर्म कर दिए, तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड। अब भेजा में अट रहा है ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिए, निस्तापन किए तो भी ऑक्साइड बना है। तो किसके लिए? यहाँ किसके लिए? हो गया। तो लिखेंगे निस्तापन मतलब वायु की अनुपस्थिति, और भर्जन का मतलब वायु की उपस्थिति। निस्तापन कार्बोनेट के लिए और भर्जन सल्फाइड के लिए। किसी को दिक्कत? फिर से समझ लेते हैं, आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो लिखिएगा निस्तापन और भर्जन में निम्न अंतर है। नंबर 1, वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को सांद्रण की क्रिया निस्तापन कहलाती है। यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए अपनाई जाती है। कोई दिक्कत? अब भर्जन में वायु की उपस्थिति में अयस्कों के सांद्रण करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अयस्कों को वायु की उपस्थिति में सांद्रण करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। यह किसके लिए होती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसी को डाउट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आगे है। सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है, क्यों? तो हम लोग पढ़े थे, याद है ना, सोने और चांदी के ही आभूषण बनते हैं, लोहा का नहीं बनता है। पहला कारण क्या है मेरे भाई? पहला तो यह है कि यह किसी भी धातु, सॉरी,
किसी भी अम्ल से कोई अभिक्रिया संक्षारण नहीं होती है। देखिए, सोने चांदी किसी भी अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, एगो याद रखेंगे, कौन सा अम्ल में अभिक्रिया किया था? एक्वारेजिया में किया था। तो एक्वारेजिया एक सामान्य अम्ल नहीं होता है, वो दो चीज का मिलके बनता है, HCl और नाइट्रिक अम्ल। अनुपात कितना पढ़े थे हम लोग? नहीं पढ़े थे। चलिए, एक्वारेजिया एक अलग चीज है। सामान्य जितने भी अम्ल हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, नहीं, फास्फोरस, कोई भी अम्ल है सामान्य अम्ल, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, सोना और चांदी, तो संक्षारित नहीं होती है। यानी एक बार अगर खरीद लेंगे तो लंबे समय तक चलती है। तो पहला गुण ये है। और दूसरा है कि इसका आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या होती है? अधिक होती है। इसके हल्के हल्के पतले पतले आभूषण बनाए जाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो दो गुण के कारण, पहला आघात वर्धनीयता और तन्यता, जिसके कारण हल्के हल्के आभूषण। दूसरा है कि यह संक्षारित नहीं होते हैं। किसी को डाउट? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? सोडियम अधिक क्रियाशील है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन? एक चाटा मारेंगे, पोटेशियम। सबसे ज्यादा कौन? ठीक है, हम लोग कई बार पढ़ लिए हैं कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन? नहीं, सोडियम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पर है ये ना जी। चलिए, तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, ये वायुमंडल के नमी पाते ही, इसलिए उससे बचने के लिए इसको कहां रखते हैं हम लोग? देखो, जादू हम लोग देखने गए थे, पहले तो बहुत सारा खेल बेल किया है ना, और इसके बाद वो कटोरा में बहुत सारा अंगूठी रख दिया निकाल के, इसको एगो रुमाल से ढक दिया, कुछ देर वो थोड़ा सा अंतर मंतर जंतर किया, हाँ, उसका जो अपना टेक्निकल होता है। उसके बाद एक गिलास पानी कहा कि लाइए, चापाकल से लोग चला के दिया, थनका हल्का से ऊपर से 2-3 बूंद गिराया ना, तो उसमें पूरा एकदम धुआं सा उठा। लोग आश्चर्यचकित हुआ कि वाह, जादू है। तो हम ही बड़ा आश्चर्य से देखे इसको कि भाई ये कैसे हुआ, ये कौन कला है। तो हम गए अपन सर जी से पूछे, ये सर, तो एना एना देख ली हन, अदूर बेहुदा तेने, अरे वो में रख दिया था सोडियम, तन का नमी दिया, वो जल गया। तो सोडियम नमी पाते ही, इसलिए इसको कहां रखा जाता है? हो गया क्लियर सबको? आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन, पढ़े थे ना, याद है ना, कहे थे पूछता है ही, देखो है, ये है क्वेश्चन यहाँ पर, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है कभी कभी। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग बर्तन में? उष्मा का अच्छा चालक। भाई, एल्यूमिनियम का बर्तन बनाओगे ना तो भोजन जल्दी पकेगा, उष्मा कम खर्च होता है, इसीलिए ज्यादा क्रियाशील होने के बावजूद हम लोग भोजन बनाने वाली बर्तन में इसका उपयोग। तो लिखिएगा, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन उष्मा का अच्छा चालक है, उसमें भोजन जल्दी पकता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग, ठीक है ना, घरेलू भोजन बनाने वाले बर्तन में करते। आगे, मलिन परे तांबा के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? तो लिखेंगे, मलिन परे बर्तन वायुमंडल के ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? यानी वो भास्मिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जैसे देखिए, तांबा है बर्तन, ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा ना जी, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो ये भास्मिक ना होगा, क्योंकि धातु से किया है तो भास्मिक होगा। और ऊपर डाल देंगे कौन सी हम लोग? अम्ल, तो अम्ल और भस्म क्या कर लेगी? कौन अभिक्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण, जिसके कारण बर्तन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साफ। क्लियर? तो लिखिएगा, कोई भी धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड के कारण उस पर काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है। जब अम्ल का यानी नींबू का रस डालते हैं वो अम्लीय होता है, तब भस्म और अम्ल अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाती है, जिसके कारण बर्तन धीरे धीरे। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। तो इतना तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए भाजी,
अब आपसे कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह बताएं कि ये गैसें अक्रियशील क्यों होती है। हम लोग पढ़े थे कुल कितने अक्रिय तत्व हैं? 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन। ठीक है, तो कुल देख रहे हैं। अब इसकी परमाणु संख्या भी हमने लिख दिया है 2, 10, 18, 36, 54, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, वो भी लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये अक्रिय क्यों है भाई। तो 100 में तो 9 है, 11 में तो 9 है भाई, 11 में तो 2 है। ये 2 पाके ही अक्रिय है ना। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी वो क्या है? बाकी जितने हैं सबके अंतिम में कितने हैं? इसलिए क्या है वो? कोई दिक्कत? तो आपको लिखना क्या था? पहले कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो उत्कृष्ट गैस का नाम याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और एक और होता है रेडॉन। हम नहीं लिखे हैं क्या? होगा कि होगा, ऐसा नहीं कैसे? रेडॉन है ना, रेडॉन है। अब कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग याद रखिएगा। अब छोटा कर दिए, अब दिखाई पड़ेगा सब। अब हो गया, सब आ गया एक साथ में। चलिए अब देखिए, सबके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसीलिए क्या है ये? तो सब लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या कर देंगे, किताब में तो है ये है। चलिए, हाँ कितने निकाल रखना? अच्छा देता हूँ, एक 60 रुपया ले लिया, ठीक है ना। चलिए बाजी, क्वेश्चन नंबर आगे। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, याद है ना? हम लोग पढ़े थे कि जब कोई 2 परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा या साझा द्वारा एक बंधन बनाते हैं और एक नया यौगिक, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन? रासायनिक बंधन। जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे देखिए Na+Cl, इसकी परमाणु संख्या 11 तो 281, इसकी 17 तो 287। एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया? इसका अंतिम वाला खत्म, ये हो गया कितना? तो दोनों बनाया Na+Cl। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बंधन बनाया, ये भी एक प्रकार का बंधने है। CO2 में हम लोग पढ़े थे, CO2 में C यहाँ बीच में है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया इधर से? हो गया। ये भी एक प्रकार का क्या है? तो ये हुआ सहसंयोजक बंधन। नहीं, तो रासायनिक बंधन समझ गए किसे कहते हैं? कि जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे से या स्थानांतरण से एक यौगिक बनाते हैं, इन यौगिकों के बीच में एक बंधन होता है, उसे कहते हैं रासायनिक। अब पूछेगा अगर ये कितने प्रकार के भाई, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? आयनिक बंधन और तो आयनिक में एक ही प्रकार के, लेकिन सहसंयोजक कितने प्रकार के? कौन कौन? एकल सहसंयोजक, द्वि सहसंयोजक, त्रिसहसंयोजक। ठीक है, चलिए इतना समझ गए ना। अब आपसे कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, ये कैसे बनता है भाई? तो हम लोग पढ़े थे वैद्युत यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो दूसरा ग्रहण करते हैं, तो ये बीच में वो बंधन बनता है, उसको कहते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें एगो चीज गौर करके देखे हैं कि एगो होगा धातु और एगो होगा नहीं, क्योंकि धातु त्यागता है, अधातु ग्रहण करता है, नहीं, तो ये दोनों के बीच में बंधन बनता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि धातु धातु के बीच में होता है। कोई दिक्कत? चलिए वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, एक समझ गए? लिखेंगे जब कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बंधन बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन।
आगे है सह संयोजक बंधन, से आप क्या समझते हैं? तो फिर वही बात बोल दिया, सह माने क्या? साझा। सह माने, सह माने साझा नहीं होता, सह माने साथ होता है। लेकिन हम लोग यहाँ बोलचाल में पढ़ लेते हैं सह माने साझा। चलो वो बात ठीक है, समझने के लिए हम लोग आए हैं तो समझ रहे हैं। सह संयोजक माने क्या? साझे के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को कहते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? जब कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? तो साझे के फलस्वरूप बंधन बनता है, तो उसको कहते हैं हम लोग। या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? किसी को दिक्कत? आगे चलेंगे, वही है, छोड़ दें। चलिए तो एक बता देते हैं, इसको कर लीजिएगा 17 तक का क्लियर। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन की प्रकृति बताना है, कैसे बनता है सो बस समझाना है। अब देखो HCl, तो अब लिखना, देखिए H परमाणु संख्या कितनी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी, Cl का कितना, 2 8। अब बताओ मेरे भाई, ई क्या करेगा? ए इसको दे देगा, नहीं दे देगा तो ये तो 0 हो जाएगा रे भाई। तो अब क्या करोगे? जा ई का हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये क्या करेगा भाई रे? ये क्या करेगा? चलिए, तो इसके बीच में जो बंधन होगा वो होगा कौन सी बंधन? देखिए निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन, तो ये आयनिक ना बना के ऐसे बनाएगा, सी यहां रहेगा, Cl, तो अपना 2 4 6 एक साथ, हाइड्रोजन इधर से एगो अपना देगा, तो ये हाइड्रोजन किसका वाला संरचना पा लिया? हीलियम वाला। इधर से इसे बना लेगा, हो गया क्लियर? तो एकल सहसंयोजक बंधन क्लियर। इसी तरह से Cl4, तो C का मतलब कार्बन कितना, तो 2 4, और Cl कितना, तो 2 8 7, हो गया। तो C के अंतिम में क्या गो, 1 2 3 4, Cl क्या गो 2 4 6 1 7, फिर Cl क्या गो 2 4 6 1 7, हो गया। फिर Cl क्या गो 2 4 6 1 7, Cl क्या गो 2 4 6 1 7, तो Cl का सब पूरा हो गया, और सब से एगो एगो ले गया कार्बन, तक कितना हो जाएगा इसका, हो गया। तो कौन बंधन? एकल सहसंयोजक। इसी तरह से बन जाएंगे आगे। कहेगा सर जी ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन के अंतिम में 8, तो 2 और कितना, तो ये क्या करेगा देखो, तो 2 4 6 हुआ, तो 6 गो इधर रखेगा, यहाँ लिखेगा 2 4 और 6, तो 8 को हो गया, 8 को हो गया, तो कितना, 2 सहसंयोजक, नहीं क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही रहेगा, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाकी जो शेष क्वेश्चन है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए। अभी तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।